हेलो। देखिए, ये वीडियो का सामान्य हिंदी का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो का पेपर नहीं है, मतलब वीडियो का हम लोग 50 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमें देखना है कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है, कितना नहीं। ये कनिष्ठ सहायक जग का जो पेपर हुआ था उसमें पेपर पूछा गया था, उसका हमने 50 क्वेश्चन लिया है और इससे हम लोग का टेस्ट हो जाएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है और कितना आना चाहिए। देखिए, 40 क्वेश्चन से एबव यदि आपका बन रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, और नहीं बन रहा है तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। देखिए, हम सभी को पता हो गया है कि वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग जी जान से तैयारी कीजिए। और हम हिंदी और रीजनिंग का आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी का जो टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह है, 10 AM पर, और रीजनिंग का 6 बजे शाम को है, PM पर। तो अभी देखिए, इसमें बहुत लोग आ नहीं रहे हैं क्लास में, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्लास का क्या लाभ उठाइए। हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखिए, PDF वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग 50 क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख खुलना का मतलब क्या होता है, ज्ञान हो जाना किसी चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई काम गलत हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, अचानक उस काम के बारे में आप जाने तो आपकी आंखें खुल गई कि आपके साथ रहने वाला बंदा ही क्या कर रहा है, आपसे चीटिंग कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये आँख खुलने के सेंस में होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाना। नेकी कर दरिया में डाल, ये काफ़ी फेमस है। नेकी भी कर और दरिया में भी डाल, तो इसका क्या होता है, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, इसका मतलब होता है नेकी कर दरिया में डाल। किसी की हम हेल्प कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं अब उसको सबको बताना है कि हमने इसकी हेल्प कर दी। हेल्प कर दीजिए, अब उसको भूल जाइए कि आपने किसी की मदद की है। तो इसी का सेंस होता है कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब किसी की हेल्प कीजिए, बाद में उसको कोई चर्चा नहीं करना है। आप इतने सक्षम थे कि हेल्प किए, तो अब उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चिगार तले अंधेरा, चिगार तले अंधेरा का मतलब क्या होता है, चारों तरफ तो रोशनी कर देते हैं लेकिन अपने आप में क्या होते हैं, अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे इस सेंस को हम लोग इससे डिनोट करेंगे, निकट के दोष को न देख पाना। मतलब जो आपके पास घटित हो रहा है उसको हम नहीं देखते हैं, दूर में क्या हो रहा है उसको हम लोग ज़्यादा माइंड करते हैं। तो यही होता है चिराग तले अंधेरा। देखिए, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव काम से छूटे और दूसरे में फंस गए। मतलब एक नई मुसीबत में पड़ना, एक मुसीबत से छूटे ही थे कि दूसरा क्या हो गया, फंस गए दूसरे मुसीबत में। चलिए नेक्स्ट है किनारे लगना। किनारे लगना का मतलब क्या होता है, किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे लगना का मतलब किसी कार्य का समाप्त होना। अब जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, नदी में कोई तैरता हुआ जा रहा है, इधर इधर तैरता हुआ जा रहा है, तो मतलब इस किनारे पे वो पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तैराकी खत्म हो गई। तो किसी काम का समाप्त हो जाना किनारे लगना का होता है अर्थ। उथला शब्द का विलोम क्या होता है, उथला शब्द का विलोम क्या होता है, उथला का मतलब होता है उठा हुआ। जैसे इस तरह का कोई ये फर्श है और इस तरह का कोई भाग है तो इसको उथला हुआ कहेंगे, तो इसका होता है समतल। स्वर्ग का, ये तो सबसे फेमस है, स्वर्ग का क्या होता है, नर्क, इसका पर्यायवाची हो गया। फिर राग शब्द का विलोम क्या होता है, राग का होता है विराग, जिसका सुर और ताल जिसको हम लोग समझते हैं। तो राग का मतलब क्या, सुर और ताल, और विराग का मतलब बेसुरा गाना। इस तरह का हम लोग सेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है, स्थूल। ये स्थूल लिखा है, स्थूल, स्थूल मीन्स बड़ा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट है स्वाधीन।
स्वाधीन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, स्वाधीन का मतलब होता है पराधीन। स्वाधीन का मतलब होता है स्वाधीनता संग्राम। हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कि स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई काफ़ी लोगों ने लड़ी। तो हम लोग कई लोगों का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ये लोग क्या है, स्वाधीनता की लड़ाई लड़े थे। तो स्वाधीनता की लड़ाई का मतलब क्या होता है? स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, और पराधीन का मतलब होता है किसी की गुलामी करना। अब यदि इसका समानार्थी अर्थ पूछता तो ए ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे विलोम पूछा है तो विलोम में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन्मार्ग, सन्मार्ग का क्या होता है? सन्मार्ग शब्द का क्या होता है? कुमार्ग। सन्मार्ग का होता है कि अच्छे रास्ते पे चलना, और कुमार्ग का मतलब होता है किसी गलत रास्ते में चलना। चलिए नेक्स्ट देखें, घृणा। घृणा का सब लोग जानते हैं कि घृणा का क्या होता है? प्रेम। घृणा का जो विलोम होता है प्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या ऑप्शन मारेंगे? देखिए, अचल। अचल का मतलब जो चलता ना हो, इसको हम लोग कांस्टेंट भी इंग्लिश में बोलते हैं। गिरी, ये गिरी हो गया। गिरी का मतलब वही होता है पहाड़, और एक गिरी का मतलब होता है ये वाला गिरी। ये देखिए, दोनों समानार्थी मतलब समान शब्द में बोले जाते हैं, समान प्रोनाउंसिएशन होता है, बस इसका अर्थ अलग अलग होता है। इसका मतलब होता है गिरना के सेंस में। गिरना का भूतकाल होता है गिरी। और आद्री भी हम लोग कहते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये इंडिया है, तो इस पश्चिमी घाट पे क्या है? सह्याद्री की पहाड़ियाँ, तो उसको हम लोग पहाड़ी भी बोलते हैं। जो अचला होता है ये क्या है? ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये अचला ऑप्शन आपका नहीं होगा, और यही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब निम्नलिखित में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहले आप लोगों को आंसर इसमें सोच लेना है कि क्या आप आंसर मान रहे हैं, और फिर आपको मैच करना है कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बादल का पर्यायवाची नहीं। अब देखिए, जलद का होता है बादल, घन भी बादल कहते हैं, घन घोर बरस बदलवा, ऐसे करके कोई गाना भी है। अभ्र भी कहते हैं कि अभ्र भी बादल होता है। तोयज का क्या होता है? तोयज ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता है, यह कमल का पर्यायवाची होता है। कमल का पर्यायवाची होता है तोयज, यह बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है मतलब नीरज, उत्पल, अरविंद, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। वारिद क्या है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद यहाँ बादल का पर्यायवाची होता है। तोयज क्या उस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में देखेंगे तो तोयज कमल का पर्यायवाची है, और वारिद क्या है? बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे देखिए, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये हम लोग क्या करते हैं? सूर्य के पर्यायवाची रटते हैं। और हिमकर हिम से रिलेटेड है, मतलब बर्फ से, तो ये क्या होगा? ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? ये बिजली लिखा है, ये बिजली है। बिजली, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अब बिजली का पर्यायवाची नहीं है कौन है? तड़ित। तड़ित ये क्या करते हैं? जब बिजली चमकता है तो उसको भी हम तड़ित कहते हैं। चंचला भी कहते हैं, सौदामिनी भी कहते हैं। और चंचरी क्या होता है? बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, यह भौरा का पर्यायवाची होता है। भौरा आप लोग देखे ही होंगे कि ये क्या होता है? भौरा का पर्यायवाची होता है चंचरी।
फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है अनल। अनल किसका पर्यायवाची होता है? आग का पर्यायवाची होता है। हम लोग कल पढ़े थे समान प्रोनाउंसिएशन, बट उसका अलग अलग अर्थ होता है। तो अनिल होता है हवा का पर्यायवाची, पवन होता है, समीर होता है। तो अनल किसका पर्यायवाची होता है? आग का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है? अच्छी हम आँख को बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं। दृग याद रखिएगा कि दृग किसका पर्यायवाची है? आँख का पर्यायवाची है। दृगंब ये आँख का पर्यायवाची नहीं है, ये आंसू का पर्यायवाची है। यदि आंसू का पर्यायवाची पूछा जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? दृगंब। ये दृगंब आंसू का पर्यायवाची है। और दृग क्या होता है? दृग आँख की पर्यायवाची है। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमने कल वाले वीडियो में पढ़ाया था कि तत्सम मतलब क्या होता है। सम मतलब संस्कृत से जो डायरेक्ट वर्ड हिंदी में आ गए हैं उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं, और संस्कृत से जो वर्ड थोड़े से मॉडिफाई करके लाए गए हैं उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ गए हैं उसको हम लोग तत्सम कहेंगे, और जो तद्भव होता है संस्कृत से मॉडिफाई करके उसको लाया गया है हिंदी में, तो उसको हम लोग तद्भव कहेंगे। अब यहाँ पे जो चैत ऑप्शन है, ये चैत क्या है? तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, ये यहाँ पे मिट गया है, इसका यहाँ पे लिख लीजिएगा फाल्गुन। ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पे चैत क्या होगा? तत्सम नहीं होगा, ये तद्भव शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आप देखिए, नरक क्या होता है? ये भी तत्सम शब्द होता है। और स्वर्ग भी क्या होता है? ये भी तत्सम शब्द होता है। खग भी होता है तत्सम शब्द। और यहाँ पे पुहिमी क्या होता है? ये तद्भव शब्द होता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 22 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, ये है प्रसून जोशी। प्रसून याद रखिएगा। यहाँ पुष्प क्या होता है? तत्सम होता है। और जो फूल होता है वो तद्भव होता है। पहुप जो होता है वो भी क्या होता है? ये पहुप क्या है? पहुप ये तत्सम नहीं है। सुमन ये तत्सम है। प्रसून तत्सम है। तो जो पहुप होता है ये क्या है? तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है। तो पुष्प याद रखना है। पुष्प का जो तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है ये होता है फूल। पुष्प का तद्भव होता है फूल। सुमन, प्रसून ये सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। पुहुप क्या होता है? ये तद्भव शब्द होता है। 23 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब यहाँ पे हम लोग एक को देखेंगे, नेह क्या है? तद्भव शब्द है, और इसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। नग्न, क्षमा और नख ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें तद्भव और तत्सम को कैसे पहचानते हैं उसको काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये 10 बजे वाला वीडियो आप लोग रोज़ देखिएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। और शाम को जो 6 बजे का रीजनिंग का पोर्शन है आप लोग उसको देखिएगा। इसमें रीजनिंग के साथ साथ हम मैथ भी आप लोगों को शाम को 6 बजे कराएंगे।
और इसमें टॉपिक वाइज भी चलेगा और प्रैक्टिस भी चलेगा। तो सब आप लोगों को ये 10 बजे और 6 बजे के वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि व्यूज़ बढ़े। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब दिवाली क्या है, तद्भव नहीं है। ये सब होता है, दिवाली जो होता है ये तत्सम है। धरती, नेवला, नाच, ये क्या है, तद्भव शब्द है। धरती का तत्सम क्या होता है, धरित्री होता है, ये तत्सम शब्द। और नेवला का होता है नकुल, नकुल बोलते हैं नेवला को। नकुल जो होता है तत्सम शब्द होता है और नेवला क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। और नाच ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है नृत्य। तो नृत्य क्या होता है, ये तत्सम शब्द है। एक आइडिया इसमें हम लोग लगा सकते हैं कि जो संस्कृत के टाइप के जो वर्ड दिखते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जनरली तत्सम शब्द होते हैं, और जो सिंपल वर्ड दिखते हैं वो तद्भव होते हैं। यहाँ देखिए ये संस्कृत टाइप का नहीं लग रहा है, फिर भी ये तद्भव है। तो दिवाली क्या है, तद्भव, तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है, 25 नंबर में क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मुश्किल से प्राप्त हो। जो मुश्किल से प्राप्त हो काफ़ी आसान है, दुर्लभ होता है जो मुश्किल से प्राप्त हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं आशावादी। आशावादी हम लोग कहते हैं अवसर के अनुरूप बदल जाना, अवसरवादी भी इसको कहते हैं। तो ये अवसरवादी लिखा है, अवसरवादी, अवसरवादी। इसमें कुछ कुछ मिट गया है तो उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो ये होता है भूगर्भवेत्ता होता है, इसको हम लोग भूगर्भवेत्ता कहते हैं, जो भूमि के अंदर की जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। अरुण मतलब सूर्य होता है, कुमकुम होता है, सूर्य का सारथी होता है। और ये बिंबा फल क्या होता है, सूर्य अरुण का समानार्थी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए ये 29 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी नहीं है, तो इसमें हमें 29 नंबर में बताना है। तो टीला होता है, श्रेष्ठ होता है और उठा हुआ, ये बड़ा जो दिया है ये क्या है, उच्च का समानार्थी नहीं है। अब देखिए ये देखने से लग रहा है बड़ा, बड़ा मतलब उच्च, तो ये बड़ा का समानार्थी नहीं है। उच्च मतलब सबसे बड़ा होता है, तो टीला हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उठा हुआ, इसको हम लोग उच्च कहेंगे। और यही सब क्वेश्चन हम लोगों को गलती करने पे मजबूर करेंगे और हमारा 2 नंबर नहीं 2.5 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए हिंदी का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और हम बहुत जल्दी वीडियो और लेखपाल का मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, जो आपको मार्केट में जो मिल रहा है उससे काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल। जो वीडियो का मॉक टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस से क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जाएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन भी उसमें अच्छा होगा, और हिंदी का भी और जीके जीएस का भी। तो ये कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा। 10 मॉक टेस्ट हम तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो जल्द ही हम लेके आएंगे। उससे पहले आप लोग थोड़ा इंगेजमेंट इसमें दिखाइए चैनल में, तो हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोग तैयार हैं। और इसके साथ ही लेखपाल के लिए भी 10 मॉक टेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। तो वीडियो और लेखपाल की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। कंप्लीट मॉक टेस्ट हम तैयार करके देंगे,
और हम इतना वादा करते हैं कि जो वीडियो का 10 मार्क टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, यदि उसको अच्छे से तैयार कर लिए तो देखिए जीके जीएस का तो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि जीके जीएस आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी और रीजनिंग इसमें हम आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोगों की वो काफ़ी बेहतर कर देंगे, और इतना आप लोग लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद भी आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग किस क्वेश्चन पे थे, उच्च का समानार्थी देख रहे थे, इसमें बड़ा नहीं है उच्च का। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी है। कनक कनक ते सौ ने मादकता दिखाए, वा खाए पौराए, वाक पाए बौराए। तो कनक का मतलब होता है सोना, और कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। और कनक का मतलब गेहूं भी होता है। मक्का क्या होता है, कनक मतलब नहीं होता है। मक्का कनक का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ कनक का हमें पता चल गया कि गेहूं भी होता है। सोना और धतूरा तो हम लोग जानते ही हैं, गेहूं भी क्या होता है, मक्का का कनक का समानार्थी होता है। अब इसको देखिए 31 नंबर, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये देखिए क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो ये होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है, ये परिवर्तित होता है संज्ञा के लिंग के अनुसार, इसको हम लोग परिवर्तित कहते हैं। अब देखिए कौवा, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। अब कौवा के अंत में ई लगाया जाता है, कौवाई, कौवी, कौवानी। कौवा के पहले स्त्री लगाया जाता है या कौवा के पहले मादा लगाया जाता है। तो ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम सभी इसमें यदि नहीं पढ़ेंगे तो ये गलत करके आएंगे। तो इसका क्या होता है, कौवा के पहले हम लोग मादा लगाते हैं और मादा कौवा होता है, मादा कौवा होता है। चलिए हम कुछ और बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे मक्खी में भी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग होता है, नर मक्खी होता है, मादा मक्खी होता है, नर तितली होता है, मादा तितली होता है, और नर खटमल होता है, मादा खटमल होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए 33 नंबर का क्या होता है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। मंत्री शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है और नपुंसक लिंग है। तो इसमें कौन सा होगा, उभयलिंग होगा। जो मंत्री होता है उसमें क्या होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग उभयलिंग बोलेंगे, नपुंसक नहीं बोलेंगे। क्योंकि मंत्री जो बोलता है या तो लेडी बनेगी या तो जेंट्स बनेगा। मंत्री वही कैबिनेट मंत्री की बात हम लोग कर रहे हैं। अब ये देखिए अलंकार से क्वेश्चन आ गए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन सा अलंकार है। तो इसको बताना है कि कौन सा अलंकार आपका होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग डायरेक्ट इस पे आ गए क्या, इधर हम लोग छोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ 33 से 34 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि 41 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये यमक अलंकार में आता है। और यमक अलंकार में क्या होता है, देखिए एक ही शब्द से अधिक बार प्रयोग करते हैं। जो एक ही शब्द होता है उसको बार बार प्रयोग करते हैं, उसमें यमक अलंकार होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मन का मतलब यहाँ पे देखिए मन का, मन का, मन का, मन का यहाँ पे बार बार आया है। तो ये क्या होता है, एक ही शब्द को बार बार हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग यमक अलंकार बोलते हैं। तो और जो एक ही शब्द को, एक ही शब्द जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, वा खाए पौराए, वा खाए बौराए। तो ये क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कमेंट करके बताइएगा कि हमने सही बताया है कि नहीं। तो यमक अलंकार में क्या होता है कि उस दोहे में एक ही शब्द को बार बार
हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। एक मनका का मतलब होता है माला की मोती, और एक मनका का मतलब होता है मन की मोती यानी हृदय। तो इस तरह हम लोग इसको देखेंगे। अब चलिए पहले इसको देख लेते हैं 34 नंबर। इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़ के वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वर्णमाला के शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में आपके कौन कौन से आते हैं, एक ई आता है, फिर एक बड़ी ई आता है, और एक ऋषि आता है। ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 35 नंबर। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है। अब देखिए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो प्रत्यय लगाने से बना है 35 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए भेड़, भेड़ क्या होता है, भेड़ में आ प्रत्यय लगाया गया है, तो इसका क्या होता है भेड़, और इसमें आ की मात्रा हम लोग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा भेड़ा, तो ये स्त्री। विधुर, विधुर विधवा का पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग होता है विधवा। बुढ़ापा मर्दाना, तो ये हम लोग ऐसे देख लेंगे। तो ये भेड़ा क्या हो गया, ये पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाया गया है। हिंदी में कितने वचन होते हैं, इसको हम लोग, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक बहुवचन होता है, एक वचन होता है, एक वचन बहुवचन। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ पे हम हो जाता है, हम मैं का बहुवचन होता है। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे आई और वी, तो ये क्या होता है, आई क्या है एक वचन है। इंग्लिश में यदि देखेंगे तो आई को एक वचन भी कई जगह कहा जाता है, सिंगुलर भी, और कई जगह प्लूरल भी कहा जाता है। जैसे पास्ट में वाज वर्ब का यूज होता है कंटिन्यूअस में, तो इसमें वाज का यूज करते हैं। और यही आप परफेक्ट में चले जाइए तो आई के साथ हैव का यूज करते हैं। तो हैव क्या होता है, हैव प्लूरल के साथ यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आई बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसको सिंगुलर भी मानते हैं प्लूरल भी मानते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें जानना है कि मैं का बहुवचन क्या होगा, हम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, ये बहुवचन बन जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कली, कली को हम लोग क्या लिखते हैं बहुवचन में, कलियाँ। इस तरह लिखते हैं नारी, नारी का बहुवचन क्या होता है, नारियाँ, ये बहुवचन होता है। तो ई का जो मात्रा होता है उसमें हम या लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो इसे हमें याद रखना है। 39 नंबर। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब हिंदी में जो इस्तेमाल होते हैं उर्दू शब्द, उनका जब हम बनाते हैं तो आपको बताना है कि उसमें किस भाषा के शब्द का प्रत्यय लगा जाता है। तो ये काफ़ी आसान है हिंदी। तो ये सब हमें आना चाहिए। पूछ दिया वीडियो के एग्ज़ाम में, तो हमें के लिए
में कछार, में कुंजन, में क्यारिन, में कलित, कलीन, किलकंत है। इसमें कौन सा आपका अलंकार है? तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अलंकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग अलंकार को छोड़ते हैं और इसका हम लोग एक अच्छे से टॉपिक करेंगे। इसमें जितने भी अलंकार होते हैं सबको 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी अलंकार पहचानने में। अलंकार थोड़ा टफ भी होता है इसको पहचानना, तो अलंकार से क्वेश्चन भी आएंगे 1-2, तो वो भी हमें कर लेना है। अब देखिए इसमें तो हम लोग कर लिए हैं कि यमक अलंकार क्या होता है। अब इसमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द में जो धर्म शब्द यूज हुआ है इसमें गुण होता है। देखिए मिट गया है ये गुण। देखिए पीडीएफ बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले तो फ़ोटो खींचिए, उसके बाद इसको इरेज कीजिए और फिर इसको फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करके बनाइए। तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है पीडीएफ बनाने में। तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जो हम इतना टाइम दे रहे हैं इसका कुछ बेनिफिट हमें भी दिखे। चलिए अब हम लोग 43 क्वेश्चन करते हैं। तरनि तरुदा तट तमाल तरवर बौछा में, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहामे। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दूसरी पंक्ति में हमें कौन सा अलंकार देखना है? तो ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें आप लोगों को पहचानने का क्या जो तरीका होता है, जानु मनु जानो मनहु मानो ये सब आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसको हम देखिए आमरण में कौन सा समास है? आमरण में समास है तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इसमें क्या होता है? जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। आमरण ये हो गया अव्ययी भाव समास। ये क्या लिखा है? द्वंद्व ऐसे लिखा है कि द्वंद्व लिखा है। में कौन सा समास में कौन सा पद प्रधान है? अब इसमें हम लोग देखेंगे तो दोनों पद प्रधान होगा, क्योंकि ये दोनों तो इसको हम लोग 20 से अलग करेंगे तो इधर का भी इक्वल हो जा रहा है और इक्वल इधर का भी हो जा रहा है। तो इस तरह हम लोग कुछ लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। अब देखिए उत्तर पद मतलब बाद का पहला पद और पूर्व पद मतलब बाद का, कोई तीसरा पद मतलब जो शब्द बन रहा है उससे थर्ड वर्ड। अभी इस शब्द को हम लोग देखेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। चलिए इसके कुछ और उदाहरण होते हैं। इसको हम लोग कौन कहते हैं? जो दोनों पद प्रधान होते हैं उसको वो कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है। ऐसे द्वंद्व लिखा जाता है, द्वंद्व समास। इसमें क्या क्या आता है? माता पिता ऊँच में। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा आसान होता है तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, सु प्लस उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 47। इसमें क्या हो जाएगा? नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नर प्लस ईस होता है नरेश। नरेश का सही संधि विच्छेद होता है नर प्लस ईस। तो हम लोग इसको देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3 क्वेश्चन आपका और बचेगा। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तथा
प्लस एओ, ये क्या होता है? तथैव होता है इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार मतलब घनघोर, अति, तो यहाँ पे अति प्लस आचार, अति प्लस आचार होता है अत्याचार। फिर नेक्स्ट, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का होता है नौ प्लस एक, ये होता है नाविक का संधि विच्छेद, बी ऑप्शन। तो इस तरह आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को किया है और ये हमारे चैनल पे हिंदी का वीडियो के रिकॉर्डिंग, ये पहला मॉक टेस्ट है हिंदी का और इसको हम लोगों ने किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसमें कितना क्वेश्चन करने के सक्षम थे और कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाते यदि इस टाइप का पेपर यदि आप लोगों का आता। और लास्ट में अभी तक आप लोग जुड़े हैं तो एक चीज़ और जान लीजिए कि वीडियो का हम 10 प्रैक्टिस मॉक तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, हिंदी के 50 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, तो 150 नंबर का आप लोगों का एक पेपर होगा। उसको इस संडे हम शाम को 6 बजे पूरा कंप्लीट फर्स्ट मॉक टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका लेवल भी आप लोग देखेंगे कि क्या उसका लेवल है। वीडियो उसके आगे कहीं नहीं टिकेगा, इतना हमारी गारंटी है कि हम इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे उस 10 मॉक टेस्ट में कि आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ऐसा पेपर आएगा। उससे ज़्यादा टफ आपका नहीं आ सकता है, ना ही अब ऐसा भी नहीं है कि हम इतना टफ कर देंगे कि किसी को आए आता है तो 50 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन ही टफ होगा, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जनरली सब कोई लगा लेगा। तो हम लोग उस मॉक टेस्ट को करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन करने लायक हैं और कितना हमें करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तरफ से क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और वीडियो के साथ साथ जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मॉक टेस्ट तैयार हो रहा है। 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। ये दोनों मॉक टेस्ट हम कोचिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, तो वहाँ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को सोचा गया है कि ऑनलाइन भी जितने बच्चे जुड़े हैं उनको भी ये मॉक टेस्ट दिया जाए और आप लोगों को बेनिफिट हो। तो चलिए संडे को हम एक मॉक टेस्ट करेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे कि उस मॉक टेस्ट का लेवल क्या है और हम लोग आगे उसको प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हिंदी का क्लास आप लोगों का कैसा लग रहा है और तभी हमको कुछ फीडबैक मिलेगा। आप अपना जो भी विचार हो आप ज़रूर हमें साझा कीजिए ताकि हम अपनी क्लास को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।